बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनर्जी फ्रॉम केमिकल, ये अपने अंदाज का एक काफ़ी मुनफरद, एक बहुत डिफरेंट सा चैप्टर है। इसमें केमिकल्स पे अप्लाई होने वाली या केमिकल से हासिल होने वाली एनर्जी को स्टडी किया जाएगा। दिस चैप्टर इंक्लूड्स थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी विच आर एसोसिएटेड विद केमिकल्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, ये तीन एस्पेक्ट्स हैं इसके अंदर, और तीनों को अलग अलग अंदाज में आपने स्टडी करना है। दिस चैप्टर कुड बी लिटिल डिफिकल्ट, not as easy as factual chapter of periodic table that you already have studied. Now, सबसे पहले एज पर सीक्वेंस मैंने नाम लिखा है किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो हम केमिकल से हासिल होने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टडी करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस भी की जा सकती है और यूटिलाइज भी की जा सकती है। यहां पर इस चैप्टर में हम प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की प्रोडक्शन की बात करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक और चैप्टर है हमारे पास, इलेक्ट्रोलिसिस, उसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूटिलाइजेशन की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर हम ये देखेंगे कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले याद रखो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें सिंपल सेल्स बनाने होंगे। सेल की टर्म जब आती है कि व्हेन टू मेटल्स आर कनेक्टेड टुगेदर, when two metals are connected or ओके, टू मेटल्स आर कनेक्टेड, ऐसी चीज को हम सेल कहते हैं। अब फर्ज करो मैं दो मेटल कनेक्ट कर रहा हूं, मेटल ए और मेटल बी। ये बेसिक कंडीशन है, अब इसको समझना है तुमने। मेटल ए और मेटल बी, अगर मैं सेल बनाना चाहता हूं तो ये दो सेल बनाना चाहता हूं किस लिए, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दोनों मेटल्स की रिएक्टिविटी डिफरेंट होनी चाहिए। रिएक्टिविटी से मुराद बोथ मेटल्स should be of different nature। इन दोनों मेटल का नेचर डिफरेंट होना चाहिए, पहली कंडीशन सेल बनाने के लिए। सेल मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए पहली कंडीशन कि दो डिफरेंट रिएक्टिविटी के मेटल्स को कनेक्ट कर दीजिए।
सर आपने कनेक्ट नहीं किया, आपने बीच में कुछ और लगाया। बीच में जो लगाया इसके बारे में, अभी ये दोनों मेटल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, इस बात को रियलाइज कर लीजिए। ये दोनों मेटल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, मेटल ए और मेटल बी, और दोनों की रिएक्टिविटी डिफरेंट है, या दोनों का नेचर, अगर नेचर डिफरेंट होगा ना तो रिएक्टिविटी डेफिनेटली डिफरेंट ही होगी, इस बात को याद रखो, ठीक है। दो मेटल्स को कनेक्ट करने के बाद सेल की तीसरी कंडीशन है कि मैं इन दोनों मेटल्स को किसी इलेक्ट्रोलाइट में प्लेस करूं। कहां प्लेस करूं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन? इलेक्ट्रोलाइट an aqueous solution that allows electricity to move across। एक aqueous solution जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करे कि ये इसमें से गुजर जाए। एक्वा सोल्यूशन के अलावा ये कोई मोल्टन सॉल्ट भी हो सकता है, पिघला हुआ सॉल्ट, ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट बन सकता है। लेकिन आमतौर पे हमारे पास जनरल आइडिया अबाउट इलेक्ट्रोलाइट क्या है कि एक एक्वस सोल्यूशन होगा, पानी में डिसॉल्व कोई सोल्यूशन है जो बिजली को अपने अंदर से गुजरने को अलाउ करे, उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा? जो ऐसा काम ना करे, जो खुद में से बिजली को गुजरने ना दे। एग्जाम्पल, अगर मैं इसमें ऑयल रख लूं तो ऑयल इज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ऑयल क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो अपने अंदर से doesn't allow electricity to move across। तो यानी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, दो मेटल्स का होना जिनकी रिएक्टिविटी मुख्तलिफ है, जिनका नेचर मुख्तलिफ, नेचर ही से याद रखो, रिएक्टिविटी कभी बात की बात है। मुझे, मैं एक मरतबा रिकैप करता हूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए मुझे क्या बनाना है? सिंपल सेल। सिंपल सेल क्या है? जिसमें दो मेटल्स आपस में कनेक्टेड हों और डिप्ड हों किसके अंदर? किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सॉल्यूशन है या लिक्विड, इलेक्ट्रोलाइट होगा लिक्विड ही हमेशा, चाहे वो पिघला हुआ सॉल्ट हो, चाहे वो पानी में डिसॉल्व सॉल्यूशन हो, ठीक है, चाहे वो सॉल्ट हो, चाहे वो पिघला हुआ सॉल्यूशन हो, दोनों बातें अपनी जगह है। तो आप कंडीशन के एतबार से इस केस में जो इलेक्ट्रिकल सेल हैं, इनके केस में आपको हमेशा एक्वस सॉल्यूशन मिलता है। चलिए, इतनी बात समझ में आती है? प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा चैट बॉक्स में कि आप मेरी इतनी बात समझ चुके हैं। जो कंफ्यूजन हो वो लिख भी सकता है, उसे पूरी इजाजत है, ताकि मैं उसको दोबारा से भी बता सकूं। ग्यारह बच्चों ने रिस्पॉन्स किया, 9 बच्चे अभी भी सो रहे हैं या जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, जवाब मुझ तक आ नहीं रहा।
मोल्टन सॉल्ट पिघला हुआ सॉल्ट है, इसमें कोई नहीं या ऐसी हैरान होने वाली बात नहीं, पिघला हुआ सॉल्ट भी। जी मरियम, आप कुछ सवाल पूछना चाहती हैं? फॉर सिंपल सेल इलेक्ट्रोलाइट्स आर इंपॉर्टेंट, यस दैट इज द प्राइमरी कंडीशन, वरना सेल बन ही नहीं सकता। सेल बनाने के लिए मुझे इलेक्ट्रोलाइट और दो मुख्तलिफ रिएक्टिविटी के मेटल्स की ज़रूरत है। दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू नीड। ठीक है मरियम, इज देयर एनी क्वेश्चन? यू रेज्ड हैंड, और इफ इट इज मिस्टेकनली दैट्स ओके। नाउ मूविंग टू पेज नंबर 2। Now, but have you understood this thing, Mariam? Okay. तो दोनों कंडीशन तो मैंने ये देख लिया कि मुझे कंडीशंस क्या क्या चाहिए। पहली कंडीशन क्या कि दो डिफरेंट रिएक्टिविटी के मेटल। अच्छा सर, पहले तो ये बताइए हमारे सिलेबस में कौन कौन से मेटल्स हैं जिनके एग्जामिनर सेल बना सकता है, और रिएक्टिविटी सीरीज आप हमें बता दीजिए। तो रिएक्टिविटी सीरीज के लिए इस लफ्ज को मेरे साथ बोलिए, पोसो कामाजिल हाई कम्स। क्या बोला मैंने? पोसो कामाजिल हाई कम्स। अब जितने कैपिटल लेटर हैं वो तमाम एलिमेंट्स मेरे सिलेबस में, पोटेशियम, सोडियम, का कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, I is iron, L is lead, high is for hydrogen, Cu copper, mercury is silver। तो अगर मैं इन सबको एक सीक्वेंस में लिखूं, KNaCaMgAl, zinc, iron, lead, hydrogen, copper, mercury and silver, और इसके नीचे प्लैटिनम होता है। पोसो कामाजल हाई कम्स, एक दफा पे बोलिए, पोसो कामाजल हाई कम्स। ये वो एलिमेंट्स हैं जो तुम्हारे एग्जाम पेपर्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल, मतलब टोटली यही इस्तेमाल हुए हैं, राइट? और इसी सीक्वेंस में रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूँ जितने एलिमेंट्स मेरे पास सिलेबस में है उसमें सबसे रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम। और लीस्ट रिएक्टिव कौन है? प्लैटिनम। Potassium is more reactive to sodium. Sodium is more reactive to calcium. Calcium is more reactive to magnesium. Magnesium is more reactive to aluminum. Aluminum is more reactive to zinc. Zinc is more reactive to iron. Iron is more reactive to lead. Lead is more reactive to hydrogen. Hydrogen is more reactive to copper. Copper is more reactive to silver. Silver is more reactive. Oh, sorry, mercury. Mercury is more reactive than silver, and silver is more reactive than platinum. ये पूरी एक सीरीज है, और यूं ग्रेजुअली इनकी रिएक्टिविटी आहिस्ता 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 डिक्रीज हो रही है, राइट? अच्छा, नाउ एक सर एक मिनट। बात बताइएगा, ये H हाइड्रोजन के नीचे W किस चीज का है? अभी वो नहीं कौन सा केमिकल है, या Cu लिखा हुआ है? वो Cu है ये? नहीं,
ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास रिएक्टिविटी सीरीज आ गई। मुझे पता चल गया किन मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या है, और अब इस बेसिस पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बुनियाद रखने वाला हूँ। आई वॉन्ट यू पीपल टू बी विद मी, लाइक बाय कॉन्सेंट्रेटिंग ओवर द इशू। नाउ, अब सेल में कौन से एलिमेंट इस्तेमाल नहीं हो सकते, पहले तो इनको आइडेंटिफाई करें। Element like sodium, potassium and calcium can't be used in a cell. ये सेल में इस्तेमाल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? Why? They can't be used in simple cells, as these metals will react with water in electrolyte. ये हाईली रिएक्टिव मेटल हैं और ये फौरी तौर पे रिएक्ट कर जाएंगे उस पानी के साथ जो इलेक्ट्रोलाइट को बनाने में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो या यूं इतना याद रखिए, बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी दे कांट बी यूज्ड इन द सेल्स। अच्छा अच्छा, और कौन सा मेटल है जो इस्तेमाल नहीं हो सकता? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को भी मैं सेल में इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं क्या एग्जामिनर भी नहीं करता। क्यों? तो एल्यूमिनियम तो इतना रिएक्टिव तो नहीं, आप कर लें। ये रिएक्टिव इतना ज्यादा तो नहीं जो टॉप 3 थे, बट इसके साथ दूसरा मसला है। एल्यूमिनियम इज कोटेड विद ऑक्साइड लेयर। इसके ऊपर, या इसको बोलते हैं नेचुरल ऑक्साइड लेयर, इसको यहाँ नेचुरल लिख लेना। ऑक्साइड लेयर which reduces its reactivity, जो इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देता है और वो इस सेल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। अब देखो एल्यूमिनियम ये है, जैसे ही फ्रेश एल्यूमिनियम बनेगा कुदरती तौर पे इस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाएगी। अब इस बात को सर, हाँ, क्या तुमने अपनी आम जिंदगी में देखा है? देखो, तुम्हारे घर में जितने भी विंडो फ्रेम्स होते हैं, इन स्पाइट ऑफ दोस जो पुरानी कंस्ट्रक्शन है उनमें तो वुड के होते हैं, लेकिन जो नई कंस्ट्रक्शंस हैं वहां पर ये सारे फ्रेम्स एल्यूमिनियम के होते हैं। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम रस्ट नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ दिस प्रोटेक्टिव लेयर। उसके बाद कुदरती ऑक्साइड लेयर है जो बहुत स्ट्रांगली इसके साथ बॉन्डेड है, बहुत स्ट्रांगली, तो जो इसे प्रोटेक्ट करके रखती है और इसे कोरोड होने से, कोरोड होना मतलब जंग लगने से बचाती है। अच्छा, लेकिन अगर लोहा आप इस्तेमाल करें तो आयरन कैन बी रस्टेड इजीली। माहौल की जरा सी भी ऑक्सीजन आयरन को रस्ट कर देती है। तो एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जिसको मैं सेल में इस्तेमाल नहीं कर सकूंगा, और उसकी वजह इसकी ऊपर मौजूद प्रोटेक्टिव ऑक्साइड है। यानी मैं कौन एग्जामिनर कौन कौन से मेटल्स को इस्तेमाल करेगा? इससे 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 5 मेटल्स की टोटल इस्तेमाल सबसे ज्यादा तुम्हें नजर आएगा। Is that thing making sense to everyone, every child? Please respond in the chat box. रिस्पॉन्सेज ज़रा जल्दी दिया करें ताकि मुझे पता रहे कि आप लोग जाग रहे हैं।
और पढ़ने के लिए बैठे हैं तैयार। तो आज आपने दो बातें नई सीख ली, खासतौर पर प्राइवेट कैंडिडेट्स ने, और जो स्कूल कैंडिडेट्स हैं उनको ये चैप्टर पता नहीं पढ़ाया जाता है नहीं पढ़ाया जाता, आई डोंट नो, बट मैंने हमेशा इसको पढ़ाया और इतनी ही डिटेल में पढ़ाया जितना अभी पढ़ा रहा हूँ। ये चैप्टर आपके छोटे 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 बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर कर देता है जो पास पेपर्स में आपको नजर आते हैं। 5 बच्चों ने अभी भी रिप्लाई नहीं किया है। मेरी दरख्वास्त है उनसे कि फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया करें ताकि पता चले कि दैट दे आर द पार्ट ऑफ दिस क्लास। अगर नहीं समझ में आए तो भी बताइए, आई एम हियर टू एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक है जी, राइट। चलिए अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो दो शर्तें हैं सेल बनाने की। पहली शर्त, दो मुख्तलिफ रिएक्टिविटी के मेटल्स। दूसरी शर्त, एक इलेक्ट्रोलाइट। और मेटल्स इन चार के अलावा कोई भी हो जो पानी से रिएक्ट ना करता हो, पानी से फौरी तौर पे रिएक्ट ना करता हो, मतलब इतना ज़्यादा रिएक्टिव ना हो। जो टॉप 3 है, एल्यूमिनियम की वजह आपको समझ में आ गई कि इसको मैंने क्यों नहीं इस्तेमाल किया। इसको इस्तेमाल ना करने की वजह इसकी ऑक्साइड लेयर। चलिए नाउ मूविंग ऑन। अब दो मेटल आपस में कनेक्ट करते हैं और इनके दरमियान वोल्ट मीटर लगा देते हैं। सर वोल्ट मीटर आपने यहाँ क्यों लगाया? 10 सवाल आपके जहन में आते हैं और आप लोग तो अपने आप को रोक नहीं सकते ना, और रोकना नहीं चाहिए। वोल्ट मीटर इसलिए कि अगर जो करंट इसमें प्रोड्यूस हो मैं उसको मेजर कर सकूं। अगर वोल्ट मीटर बीच में है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई, मतलब मैं ऐसे भी सेल बना सकता हूँ, ये अपना काम करेगा। वोल्ट मीटर इसलिए ताकि मुझे इंडिकेट कर सके कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। जी जनाब। सो व्हाई नॉट मर्करी इन प्लैटिनम? मर्करी लिक्विड मेटल है और प्लैटिनम नॉन रिएक्टिव मेटल है, राइट। वो नॉन रिएक्टिव है, उसका पार्टिसिपेट करना, वो बिजली को नहीं बनाता इस तरह से। कार बैटरीज देखी हैं किसी ने खोल के? नहीं देखी होंगी। हमने तो अपने बचपन में इतनी क्यूरियोसिटी थी कि हर चीज़ खोल के देख देते थे। बैटरी मिली तो बैटरी को काट लिया, पुरानी बैटरी पड़ी थी तो हमने देखा उसमें दो मुख्तलिफ नेचर के मेटल शीट्स लगी हुई हैं पैरेलल टू ईच अदर, और बहुत सारी शीट्स लगी हुई हैं, राइट। आजकल के बच्चों में तो इतनी क्यूरियोसिटी नहीं है, और क्यूरियोसिटी है तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये सारे काम कर सकें। लेकिन हमने अपने बचपन में, या बचपन कह लीजिए, लड़कपन कह लीजिए, उसमें ये सारे काम करके खुद को यानी इंश्योर किया साइंसेस पढ़ने के लिए ना। अब जरा देखिए, दो मेटल कनेक्ट हो गए। मैं एक एक सर्किट को मिटा देता हूँ। मैंने सिर्फ बता दिया कि इसका मतलब यही है जो आप देख रहे हैं कि ये वोल्ट मीटर हो या नहीं हो, ये दोनों काम करेंगे। अब एक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सेल बनाने का उसूल ये, मोर रिएक्टिव metal should be placed on लेफ्ट हैंड साइड। मोर रिएक्टिव को आमतौर पे एग्जामिनर भी जब सिचुएशन बना के देगा तो ज़्यादा रिएक्टिव वाले को लेफ्ट हैंड साइड पे। लेकिन अगर मैं इसको लेफ्ट पे नहीं लगाऊं, राइट पे लगा दूं, तो क्या बिजली नहीं बनेगी? बिजली उसी तरह से बननी है। लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। एक स्टैंड, आप सीधे हाथ से खाना खाएं उल्टे हाथ से खाएं, खाना तो पेट में ही जाएगा ना। लेकिन स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो हमने इस्लाम में सीखा है कि सीधे हाथ से खाना खाना चाहिए, राइट। तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये कि लेफ्ट हैंड साइड पे मोर रिएक्टिव लगा दीजिए और राइट हैंड साइड पे लेस रिएक्टिव मेटल लगा दीजिए, ठीक है। अब फर्ज कीजिए कि मेरे पास मैग्नीशियम और जिंक है, तो अब तुम्हें खुद ब खुद अंदाजा हो गया
कि इनमें से मोर रिएक्टिव कौन है। तुम्हें अंदाजा हो गया ना खुद ब खुद कि मोर रिएक्टिव कौन है इन दोनों में से, तुम्हें पता चल गया, तुम बआसानी आइडेंटिफाई कर सकते हो इनमें से मोर रिएक्टिव कौन है। जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो मोर रिएक्टिव है, जो राइट हैंड साइड पे है वो लेस रिएक्टिव है। ठीक है, अच्छा ये तो हमने प्लेसमेंट के एतबार से देखा है। अच्छा अब एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। याद रखो कोई भी आयोनिक कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन, किसी भी आयोनिक कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे बिहेव कर सकता है। एक मिनट रुको, मुझे लग रहा है किसी ने मैसेज किया है। एग्जैक्टली अब्दुल कादिर, राइट। लेकिन अभी हम इस बात से काफी दूर हैं अब्दुल कादिर, वी हैव टू रीच क्लोज टू इट फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा अभी मैंने क्या कहा कि दो मेटल तो मैंने प्लेस कर दिए, अब दो मेटल के साथ तीसरी चीज मेरे पास क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि सेल बनाने का एसेंशियल पार्ट कौन है, इलेक्ट्रोलाइट है। अब इस इलेक्ट्रोलाइट को किस तरह से प्लेस करना है हम देखते हैं, आपके सामने लेके आते हैं इस बात को। ओके इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट कैन बी any ionic compound dissolved in water, जैसे NaCl का aqueous solution, कॉपर सल्फेट आयनिक कंपाउंड है इसका aqueous solution, सिल्वर नाइट्रेट इसका aqueous solution, मैग्नीशियम सल्फेट इसका aqueous, कोई सा भी aqueous solution आप ले लीजिए, this can be an electrolyte। दूसरी शर्त, अच्छा दूसरा इलेक्ट्रोलाइट कौन हो सकता है, एनी एसिडिक सोल्यूशन, यानी किसी भी एसिड का सोल्यूशन। डाइल्यूट, जब डाइल्यूट लिखा जाता है तो इसका मतलब उसमें पानी भरा हुआ है। HCl, उसके नीचे एक्वस AQ का साइन लिखा जाता है, जिसमें पानी भरा हुआ होता है ना उसमें AQ का साइन। डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड वगैरह वगैरह वगैरह। नाउ तो इसमें दो मेटल्स आ गए मुख्तलिफ रिएक्टिविटी वाले प्लस एक एक्वस सोल्यूशन। अब ये एक्वस सोल्यूशन फर्ज करो इस वक्त मैं रख लेता हूँ डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट का मतलब उसमें पानी भी है और एसिड भी है, राइट। डाइल्यूट HCl मींस दिस हैज वाटर एंड एसिड बोथ। चलिए सेल बन गया, यहाँ तक की बात बताइए सब लोग, क्या सेल बन चुका है। क्या इसके नीडफुल हमने मेंशन कर दिए हैं, दो ही चीजें हमें चाहिए थी, क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई है। सारे बच्चों को, एक दो को नहीं, हर बच्चे को ये बात समझ में आई कि नहीं। Okay, I hope so. Yes, I wrote in the corner what? Talha? What
डिड यू मीन बाय एसिडिक सोल्यूशन, मतलब एसिड? अच्छा याद रखो, पहले एक बात सुनो, मेरे पास 2 मिनट है पहला सेशन एंड होने के लिए, मैं इसकी वर्किंग स्टार्ट करूंगा पहला सेशन खत्म होने के बाद। लेकिन एक बात याद रखें, एसिड को एसिड बिहेव करने के लिए, फर्ज करो एक जगह लिखा है HCl गैस और एक जगह लिखा है HCl एक्वा सोल्यूशन, कौन एसिड है? एसिड ये है, यानी एसिड्स आर एक्वा सोल्यूशन। ठीक है, एसिड क्या है? aqueous solution. Any acidic solution is, it should be aqueous. पानी के बगैर एसिड एसिड नहीं बनता है। जितना ज्यादा पानी होगा उतना एसिड खतरनाक होता चला जाएगा। क्यों? उसकी आयोनाइजेशन ज्यादा होती चली जाएगी। यानी पानी इज अ सपोर्ट फॉर दिस आयोनाइजेशन। ठीक है जनाब, तो ये एक बात, मैंने चीज़ें कनेक्ट हो गई हैं, मैग्नीशियम जिंक से कनेक्ट हो चुका है, वोल्ट मीटर बीच में लगा दिया गया है। वोल्ट मीटर ना लगाओ, यहाँ बल्ब लगा लो, तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? हाँ बल्ब ग्लो कर सकता है, लेकिन मैं बल्ब इस वक्त नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ हम स्टॉप करते हैं, दूसरे सेशन का लिंक आपको भेजते हैं, और से सुनिएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन 3 minutes।